अस्सलाम वालेकुम साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10 उर्दू का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ, अफसाना भाभी जान। आज इसे स्टार्ट करने वाला हूँ। अफसाना भाभी जान आज का दूसरा लेक्चर है उर्दू का। उससे पहले हमद खुदाए अज़्ज़वजल पढ़े थे। आज अफसाना और हमद खुदाए अज़्ज़वजल से पहले भी हम हमद अफसाना किसे कहते हैं वहाँ सब पढ़े थे। चलो आज स्टार्ट करने वाला हूँ अफसाना भाभी जान। स्टार्ट करने से पहले एक शेर याद आया आज। बुझी शाम समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरे किस्मत कभी भी बदल सकती है। चलो अब स्टार्ट करता हूँ मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना अफसाना कहते हैं किसे? अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं? अगले लेक्चर में हमद किसे कहते हैं, अफसाना किसे कहते हैं, सब पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाला हूँ अफसाना के भाभी जान के बारे में। सबसे पहले अफसाना किसे कहते हैं पढ़े थे हम लोग। अफसाना किसी खास जिंदगी के पहलू को कहानी के रूप में पेश करना, उसे क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं। मुख्तसर अफसाना उर्दू नस्र के तख्लीक अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज सनफ है, लेकिन इस सनफ ने अपनी कम उम्र और नौखेजी के बावजूद ऐसी फ़नी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली जिससे शरई तौर पर गुजर जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। चलो ये सब हम लोग इतना पढ़ने वाला हो नहीं। चलो यहाँ थोड़ा पढ़ लेता हूँ। इधर यहाँ से चालू करता हूँ। देखो, जो मेन पॉइंट है वही मैं आज पढ़ रहा हूँ। उर्दू में मुख्तसर अफसाना का आगाज कब हुआ? 20वीं सदी के इब्तदा में हुआ। यानी उर्दू जो आगाज हुआ, यानी उर्दू का मुख्तसर अफसाना का जो आगाज हुआ, अफसाना का जब आगाज कब हुआ? 20वीं सदी में आगाज हुआ। और इस सनफ ने तकरीबन अपने 100 साला सफ़र में कई नसीब व फराज देखे। मुनफ़की राय के मुताबिक उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खतीजा को तस्लीम किया। यानी उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खतीजा को तस्लीम किया जाता है, जो 1930 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। पूछ दे, उर्दू का पहला अफसाना है नसीर और खतीजा, और कब शाये हुआ? 1930 ईस्वी में। और इसके मुसन्निफ कौन है? उसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी है थे। कौन थे? राशिदुल खैरी। उसके बाद प्रेमचंद्र और सज्जाद हैदरदरम के अफसाने सामने आए। यानी इसके बाद प्रेमचंद्र के अफसाने आए, सज्जाद हैदरदरम के अफसाने आए। और एक वर्ड यहाँ और है, 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ। पूछ रहे एग्जाम में आ सकता है, जब यहाँ बुक में दिया है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? 1936 ईस्वी में। इससे चंद साल कबल अंगारे के नाम से एक मजमूआ सा है। यानी तरक्की पसंद तहरीक के आगाज शुरुआत से पहले, चंद साल पहले एक मजमूआ शाये हुआ, अंगारे शाये हो चुका था, जिसने मौजू और फन दोनों के एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख में नए तजुर्बों के बुनियाद डाले, और मजमू आज भी एक संग मेल की हैसियत रखे। चलो इतना नहीं पढ़ने वाला हूँ। 1960 ईस्वी के ढाई में जदीद अफसाने निगारों की एक नई नस्ल है। यानी 1960 से जदीद यानी नए अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आए। चलो अब पढ़ेंगे जो बुक में है, हम लोग का सिलेबस में जो है मेन, सोहेल अजीमाबादी। सोहेल अजीमाबादी सोहेल अजीमाबादी सोहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है?
मुजीबुर रहमान। एग्जाम में आए सैयद सोहेल अजीम आबादी का असल नाम है क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। अपनी इब्तदाई जिंदगी में शायरी भी करते थे, यानी अपनी जिंदगी की शुरुआत में वो शायरी भी करते, इसलिए इसलिए सोहेल तखल्लुस करते थे। इन्होंने अपने तखल्लुस में सोहेल तखल्लुस रखते थे। अब तखल्लुस किसे कहते हैं ये पढ़ चुके हैं, इसलिए अदबी दुनिया में सोहेल अजीमाबादी के नाम मशहूर हुए। सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में, यानी सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुए। कब हुए पूछ रहे एग्जाम में, सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? तो यानी 1911 ईस्वी में पटना में पैदा हुए। सोहेल साहब एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। पूछ रहे एग्जाम में, सोहेल किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? जमींदार खानदान से। किस खानदान से? जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया, यानी सोहेल अजीमाबादी की वालदा यानी उसकी मम्मी का इंतकाल सोहेल अजीमाबादी के 1 साल की उम्र में ही हो गया। और परवरिश नानियाल में, इसकी परवरिश कहाँ हुई? नानिहाल में। पूछ दे कि सोहेल अजीमाबादी की उम्र कितनी थी कि उसका मम्मी का इंतकाल हो गया? तो 1 साल। और उसकी परवरिश कहाँ हुई? नानिहाल में। किसके सरपरस्त में? एक मुअल्लिम की सरपरस्त में। पूछ दे कि सोहेल अजीमाबादी की सरपरस्ती किसमें हुई? एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम व तरबियत हासिल हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में इब्तदाई तालीम हुई। उसकी इब्तदाई तालीम किसके सरपरस्ती हुई? एक मुअल्लिम के सरपरस्ती। ऐसे उनका आबाए वतन शाहपुर भदोल जो पटना जिला में है। ने इसका आबाए वतन शाहपुर भदोल है, शाहपुर भदोल जो पटना जिला में वाक़ है। इब्तदा तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकज में कयाम पजीरे साफ नहीं दिखाते या इफ्तदा था, हम गलत पढ़ लिए। इफ्ताद पजीर रहे। इब्तदाई शायरी की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारों के तरफ माइल, यानी इब्तदाई तालीम हासिल इब्तदाई शायरी की, लेकिन आगे चलकर वह अफसाना निगारों, फिर पीछे पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने, यानी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, पीछे देखा ही नहीं, अब वो अफसाना लिखते गए। सोहेल अजीमाबादी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत अख्तियार की, यानी वहाँ नौकरी भी की ऑल इंडिया रेडियो में। पूछ दे सोहेल अजीमाबादी नौकरी कहाँ की? ऑल इंडिया रेडियो में। इस मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला श्रीनगर में हो गया, फिर वह वापस पटना चले। ये मुलाजिमत के वो दिल्ली भी गए, फिर वहाँ से उसका ट्रांसफ़र हो गया श्रीनगर कश्मीर। इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे, रिसाला निगारी और एक रोज़नामा अखबार साथी का इज़्ज़ा किया, यानी एक रोज़नामा अखबार साथी का भी इज़्ज़ा किया सोहेल अजीमाबादी जिंदगी भर उर्दू के तरवेज़ व शाआत में मसरूफ़ रहे, चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू के तरवीज व अशात काम जमींदारा माहौल से ताल्लुक़
चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सुहेल अजीमावदी की तख्लीकात में उनके 3 अफसाने हैं, यानी सुहेल अजीमावदी के 3 अफसाने मजमूए हैं। 4 चेहरे अलाव आदमी के रूप और एक नाविल बेजर के पौधे। यानी एग्जाम में पूछ रहे सुहेल अजीमावदी के अफसाने मजमू के नाम लिखे तो क्या लिखोगे? 4 चेहरे अलाव आदमी के रूप। तो उसके एग्जाम में पूछा कि सुहेल आजमी के नाविल हैं, कौन सा नाविल है? बेजर के पौधे। उनके मजमूए के लाए अफसानों की तादाद 125 तक पहुंची। अफसानों की तादाद कितने तक पहुंची? 125 तक पूछा जा सकता है। फिर 1980 ईस्वी में सुहेल अजीमावदी का इंतकाल हो गया। कब हुआ सुहेल अजीमावदी का इंतकाल? 1980 में। पैदा कब हुए? 1911 ईस्वी में। 1980 में चले गए। चलो इन्होंने क्या लिखा था इससे? भाभी जान। हम लोग इसको इतना पढ़ने वाले नहीं हैं, आप लोग बुक को पढ़िएगा अच्छे से, आप लोग को पढ़ना है तो एग्जाम में आप लोग के हेल्प होगा, जितना पढ़ोगे उतना हेल्प होगा। चलो इसका थोड़ा सा हम इधर पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। लफ्ज माने याद कर लेना ये वाला। सुहेल अजीमावदी की कहानी भाभी जान। ये कहानी किसने लिखी थी? भाभी जान सुहेल अजीमावदी। आपने रुकैया भाभी के रूप में औरत को एक ऐसे किरदार के बारे में पढ़ा जो महरो, वफादार और इशारों व कुर्बानी के एक खूबसूरत मिसाल। यानी इस कहानी जो भाभी जान है, इस रूप में भाभी जान के रूप में रुकैया भाभी को हम लोग देखे इस किरदार में, जो एक बहुत ही मेहनत और कुर्बानी दिया। कहानी जैसे आगे बढ़ती जाती है, रुकैया भाभी हमारे दिलों में अपना एक मुतहक्कम मुकाम बना लिया, एक मुकाम बना लिया सबके दिलों में। दरअसल कहानी में उनकी पूरी शख्सियत एक समा की तरह कारीन के सामने समा खुद खुद पिघलती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसको वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी रोशनी से न जाने कितने तारीख जहन मुनव्वर करते हैं। बिल्कुल सही। रुकैया भाभी पर घर के तमाम जिम्मेदारी, यानी रुकैया भाभी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारियां थी। बच्चों की तालीम, इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, अपने देवरों के खातिरदारी। रुकैया भाभी हमेशा माली दुश्वारियों को दो चार रहती थी, इसलिए कि वह जिस कॉलेज में लेक्चर थी, यानी रुकैया भाभी जो थी वो कॉलेज में लेक्चरर भी थी। वह उनको सिर्फ 500 रुपया पूछ रहे, कॉलेज में क्या काम करती रुकैया भाभी? एक लेक्चरर के में कितना तनख्वाह मिलती थी? 400 रुपया माह तनख्वाह मिलती थी। भाभी एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। फिर रुकैया भाभी जो थी वो एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उससे कितने 50 रुपये मिल जाते, यानी उस लड़की को जो ट्यूशन पढ़ाती थी उससे 50 रुपया मिलते। यानी अगर एग्जाम में पूछे थे जिस लड़की को रुकैया भाभी पढ़ाती थी तो कितना माह रुपया तनख्वाह मिलती थी, वहाँ 50 रुपया मिल जाती थी। ले देखकर यही उनके कुल आमदनी से, यानी ले देख के कॉलेज और ट्यूशन से उसके आमदनी खर्च बहुत ज़्यादा था। उनके शोहर को सियासत का बहुत शौक था, यानी रुकैया भाभी जो थे उसके शोहर जो थे उसको सियासत का शौक बहुत था, पॉलिटिकल का शौक बहुत था, जिसके वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। यानी किसके पूछ रहे एग्जाम में, रुकैया भाभी के शोहर को किसके वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था? यानी सियासत की वजह से, पॉलिटिकल की वजह। रुकैया भाभी तमाम बातों के बावजूद कभी अपने शोहर को हौसला पस्त नहीं होने दी, यानी हौसला हमेशा अफजाई रखा, उसे पीछे नहीं, और तनहा सारा काम झेलती, यानी पूरा काम रुकैया भाभी अकेला झेलती रही, करती रही। उन्होंने गमों के दरमियान खुश रहना सीख लिया, यानी गमों के दरमियान उन्होंने खुश रहना भी सीख लिया। वह एक इंतहाई हमदर्द और मुखलिस औरत थी।
गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना उनका महबूब मशगला, यानी उसको गरीबों को और बेसहारों का मदद करना भी बहुत पसंद है और गरीबों को मदद भी करता है। गरीब बच्चों की तालीम और उनकी शादी वगैरह के मौके पर भी वो मदद करने के बाज नहीं हटती, यानी गरीब के बच्चों की तालीम हो, शादी हो, उसमें भी वो मदद करते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे। दूसरी तरफ उनके शोहर को सियासी गर्मियों में पेश में रहने की वजह से ज्यादातर जेल में ही रहना पड़ता था। अगर कभी कुछ दिनों के लिए रिहाई भी हुई थी तो फिर किसी दूसरे मुकदमे में जल्दी ही सजा, यानी कुछ दिन के जेल से बाहर आया फिर किसी मुकदमे में जेल जाना पड़ता था उसकी रुकैया भाभी के शोहर को। लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद रुकैया भाभी ने कभी खुद को मजबूर और बेसहारा नहीं महसूस किया। इन तमाम तरुण वजू के बावजूद, मुसीबतों के बावजूद रुकैया भाभी कभी खुद को मजबूर नहीं समझा और अपने नामशाद हालत के बावजूद हमेशा दोस्तों को हौसला सहारा देती रहती। सुहेल अजीमावदी ये कहानी ज़बान, असलूब और हैत के एतबार से एक कामयाब उम्दा कहानी है, यानी ये कहानी एक बहुत उम्दा है। उसका मौजू नया नहीं बल्कि बहुत पुराना और आम मौजू है, यानी बहुत पुराना विषय है, पर भी कहानी पढ़ने वालों को एक नया अज़म और हौसला देती है। साथ ही ये सबक भी कि इंसान अगर चाहे तो दुश्वारियों और परेशानी के दरमियान भी अपने लिए जीने की राह निकाल से, यानी कितनों भी गम इस कहानी में बताया जा रहा है, कितनों भी गम, कितनों भी दुश्वारी हो, फिर भी परेशानियां हो, फिर भी इंसान अपने खुश रह सकता है, अपने जीने के लिए रास्ता निकाल सकता है। ये कहानी में बताता भाभी जान, इसलिए मैं थोड़ा समझा दिया को यहाँ पर के मुक्त शॉर्ट तौर में यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैं समझा दिया। इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, वो जो इतना लिखा है आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ सवाल है यहाँ, सुहेल अजीमाबादी कब पैदा हुए, सुहेल अजीम बचपन का नाम क्या है, सुहेल अजीमाबादी के अफसाने मजमून के नाम मैं बता चुका हूँ, इब्तदाई तालीम, फिर रुकैया भाभी के बारे में यहाँ मुख्तसर सवाल आता है। ये सब हम अपने नोट में देखने वाला हूँ। यदि आप लोगों को ये सब सवाल चाहिए, तवील सवाल, तो एक बुक आता है इसी दरख्शां का, पासपोर्ट मिलेगा आप लोगों को, वो बुक परचेज कर लीजिए, कोई खास प्राइस नहीं होगा, उस बुक को परचेज कर लीजिए, आसानी से सब मिल जाएगा उस बुक में पूरा आंसर। चलो हम लोग अपना जो है नोट उसको पढ़ने वाला हूँ। इसमें पूरा एमसीक्यू वगैरह हर एक चीज़ है, मुख्तसर सवाल 2 नंबर जो एग्जाम में जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग का है। चलो अब अपना नोट स्टार्ट करता हूँ। इस सवाल है कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है और इसके मुसन्निफ कौन है। मैंने पढ़ाया वहाँ पर बुक में बताया कि नहीं, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, नसीर और खदीजा, और कब शाये हुआ, 1903 ईस्वी में, और इसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी है। सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर। सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था, मुसैयद मुजीबुर रहमान, क्या नाम है, और सुहेल अजीमाबादी के नाम से मशहूर हुए। फिर नेक्स्ट सवाल, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ, यानी उसकी पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में पैदा हुई। सुहेल अजीमाबादी के अफसाने, मजमू और नावलों के नाम लिखे, मैंने बताया वहाँ, यहाँ भी वो उनके 3 अफसाने मजमू हैं। 3 अफसाने मजमू हैं, कौन कौन से, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, और उनके एक नावल है जो बेचर के पौधे हैं, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। मुंद्रा ज़ेल सुहेल अजीमाबादी के अफसाने में मजमू है, एक यहाँ 4 चेहरे दे देंगे और बाकी कुछ और दे देंगे, तो कौन सा मारोगे ऑप्शन में, 4 चेहरे, या 4 चेहरे नहीं अलाव आए तो अलाव लिखना, आदमी के रूप आए तो आदमी के रूप देना, याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी ने मुलाजिमत के दौरान किन शहरों में क़याम किया, यानी जब वो नौकरी करते थे तो किन किन शहरों में किया वो। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली और श्रीनगर की कश्मीर में, यानी उन्होंने पहले ऑल इंडिया रेडियो में जो नौकरी दिल्ली में करते, फिर उसका ट्रांसफर हो गया श्रीनगर कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के अफसाने के बुनियादी मौजूआत क्या हैं। तो लिखा है जवाब में, उनके अफसाने मौजूआत छोटा नागपुर के क़याम से मुतासिर है, जिनमें ज़मींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ मजदूरों और कमजोरों तबकों के हुकूक जैसे मौजूआत शामिल। यानी उनके मौजूआत जो अफसाने बुनियादी मौजूआत हक कमजोरों मजदूरों के लिए यह बुनियादी मौजू है। नेक्स्ट सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल से है। यानी जो सुहेल अजीम आबादी है उनके पहला अफसाना का मजमुआ का नाम क्या और कब से हुआ। यानी उनका पहला मजमुआ चार चेहरे, एग्जाम में पूछते तो चार चेहरे लिखना, और कब शाये हुआ 1977 ईस्वी में से हुआ। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। ये आप लोग के बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ बता दी। उनके बचपन का नाम सुहेल अजीम का नाम सैयद मुजीबर रहमान है, या उसका असल नाम सैयद मुजीबर रहमान। नेक्स्ट सवाल है सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हो। यानी सुहेल अजीम आबादी उसके शुरुआती तालीम का किस मदरसे में। यानी सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम और तरबियत उनके नाहनियाल में एक मौलिम की सरपरस्ती में हुई। चलो अब कुछ MCQ है सुहेल अजीम आबादी के। पहला है MCQ, सुहेल अजीम आबादी के वतन का नाम क्या है, आबाए वतन का नाम क्या है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन 2 भदोल, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन दाल दिल्ली। उसका आबाए वतन भदोल है। कहाँ है भदोल, जो पटना जिले में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है सुहेल अजीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई। उसका परवरिश कहाँ हुई, नानिहाल में। कहाँ हुई, नानिहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहेल अजीम आबादी ने किस रोजनामा अखबार का एजा किया था। मैंने बोला उधर के MCQ में भी आ गया, ऐसे सवाल MCQ में पूछा जाएगा। ऑप्शन अलिफ है इनकलाब भी हमद साथी कौमी एजा, तो क्या है साथी। कौन सा है साथी, ऑप्शन जीम इसका सही आंसर जवाब है। तो चौथा है MCQ आप लोग का, सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए के कुल तादाद तकरीबन कितने हैं। तो कितने थे मैंने बताया उधर, तो अलिफ 100, ब 125, जीम 150, दाल 200, तो कितने हैं 125 कुल तादाद है। सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल किस सन में हुई, 1970, 1975, 1980, 1985। तो कब हुई 1980 ईस्वी में। सुहेल अजीम आबादी ने किस इदारे में मुलाजिमत अख्तियार की थी। रेलवे, यानी कहाँ नौकरी करते थे। बा ऑल इंडिया रेडियो, महकमा तालीम डाक खाना, किसमें ऑल इंडिया रेडियो में वो मुलाजिमत करते थे, नौकरी करते थे। बेजर के पौधे सुहेल अजीम आबादी के कौन से तख्लीक हैं। अफसाना, नावेल, ड्रामा या मजमून। कौन सा है नावेल है। बेजर के पौधे एक नावेल है जो मैंने बता दिया।
8वां है, वालदा के इंतकाल के वक्त सोहेल अजीमाबादी की उम्र कितनी थी? तो कितनी थी? 2 साल, 1 साल, 5 साल, 7 साल? 1 साल थी जब उसकी वालदा यानी मादा मम्मी का इंतकाल जब हुई तो वह 1 साल की सोहेल है। नेक्स्ट है, सोहेल अजीमाबादी की परवरिश कहाँ की गई? ऑप्शन, दोहियाल में यानी ददियाल में, हॉस्टल में, नानिहाल में, चचा के घर में यानी नानिहाल में हुई उसका परवरिश। नेक्स्ट है, किसकी सरपरस्ती में सोहेल अजीमाबादी ने इब्तदाई तालीम हासिल की? किसकी सरपरस्ती में? अपने वालिद के, एक मौलम की, अपने मामू या एक अंग्रेज की वजह से, यानी अपने मौलम की सरपरस्ती में उन्होंने तालीम हासिल की, इब्तदाई तालीम। नेक्स्ट है कि सोहेल अजीमाबादी का कौन सा मजमुआ सबसे ज़्यादा मशहूर है? तो कौन सा? चार चेहरे, अंगारे, दाना वदाम, प्रेम, पचेसी? कौन सा है? चार चेहरे। सबका आंसर आप लोग को यहाँ मिल जाएगा इसमें। अब आते हैं अफसाना भाभीजान में। तो भाभीजान का मरकजी किरदार कौन थे? परहेदर रुकैया भाभी इसका मरकजी किरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकैया भाभी का शोहर बार बार जेल क्यों जाते थे? यानी उसको सियासत का शौक था इसलिए वह बार बार जेल जाते थे। रुकैया भाभी अपने खर्च कैसे चलाती थी? यानी वह लेक्चरार थी, उन्हें जहाँ से उसको 400 रुपये तनख्वाह मिलती। उन्होंने उसके अलावा उन्होंने ट्यूशन क्लासेस भी चलाते थे, पढ़ाती थी, जहाँ से उसको 50 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। एग्जाम में पूछ दे, जिस ट्यूशन में रुकैया भाभी कोचिंग किया जिस पढ़ाती थी वहां से उसको कितनी तनख्वाह मिलती? तो 50 रुपये तनख्वाह मिलती थी। रुकैया भाभी ने समी को अपने सोने की चूड़ियां क्यों दे दी थी? समी के भाई की एमए की फीस दाखिल करने के लिए, और उसके पास पैसे नहीं थे, इसके मदद के लिए भाभी ने अपनी चूड़ियां दी थी। उसको मदद के लिए, उसको उसकी फीस भरने के लिए, दाखिल करने के फीस, एमए की फीस दाखिल करने के लिए उन्होंने अपना चूड़ियां बेची थी। सवाल है, अख्तर कौन है और इसका रुकैया भाभी से क्या रिश्ता है? यानी अख्तर कौन है, रुकैया भाभी से उसका रिश्ता क्या है? अख्तर अफसाने का रवाई यानी कहानी सुनाने वाला है, और रुकैया भाभी का देवर है, या रुकैया भाभी का देवर है अख्तर। वो एक शायर भी है, रुकैया भाभी का जो देवर है वो एक शायर भी है। रुकैया भाभी जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? अख्तर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकैया भाभी किस लड़की के तालीम के खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? देखो, वह शमी नामी एक गरीब तालिबा, उस लड़की का नाम क्या है? शमी नामी एक गरीब तालिबा की तालीम का खर्च, शिक्षा के खर्च को बर्दाश्त करती थी, क्योंकि वह बहुत गरीब थे, उसके इमदाद करने या मदद करने वाले कोई नहीं थे, इसलिए उसका खर्च बर्दाश्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियां क्यों फरोख्त करवाना पड़ा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शमी के भाई के एमए के फीस को दाखिल करने के उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए रुकैया भाई अपनी चूड़ियां देती, फरोख्त बेच दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वो अपने शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम कर रही है? जब रुकैया भाभी को फुर्सत मिलती थी वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करते थे? तो रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वो खुतूत लिखते थे, यानी खत लिखते थे। खत का जमा होता है खुतूत लिखने का। अपना शौक पूरा करते थे और लिखने वालों को मशवरे भी देते थे, जो लिखते थे उसको मशवरे भी देते थे, राय भी देते थे। नेक्स्ट आप एमसीक्यू के ऊपर आता हूं कि रुकैया भाभी ने शमी की मदद के लिए क्या चीज पेश किया?
अलिफ, नकद रकम, सोने की चिड़िया, अपने कपड़े, कॉलेज का वजीफा, यानी सोने की चूड़ियां बेच डाली थी, उसके फीस जमा करेगी। रुकैया भाभी के शोहर को किस मुकदमे में सजा हुई थी? चोरी, सियासी, जमीनी, धोखाधड़ी, यानी सियासी मुकदमे हुए थे रुकैया भाभी के शोहर को, पति को, वाइफ, हस्बैंड को। तीसरा नेक्स्ट एमसीक्यू है, रुकैया भाभी ने अपने पढ़ाई कहाँ तक मुकम्मल की? बीए, एमए, पीएचडी, एंटर, यानी बा एंटर तक, यानी एमए तक उन्होंने अपना पढ़ाई की, मुकम्मल की थी। अफसाने के मुताबिक रुकैया भाभी को किसकी याद एक समा की तरह मालूम होती है? अपनी माँ, अपने बच्चों को, अपनी जात के सार की, अपनी उस्ताद की। अपनी जात की एशार की, शायद देखने दो, 4 हमको ध्यान में नहीं आ रहा इसलिए। अपनी जात के एशार की, बिल्कुल सही, यानी कभी कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ। अपनी जात के एशार के, जी। 5वां है यहाँ, रुकैया भाभी जिस लड़की समी की मदद कर रही थी उसका कॉलेज में क्या मुकाम था? यानी रुकैया जिस लड़की की यानी समी की मदद कर रही थी उस कॉलेज में उसका मुकाम क्या था? वो अमीर तलबा थी, वो एक गरीब तलबा थी, वो भाभी के रिश्तेदार थे, वो अख्तर के दोस्त, यानी वो एक गरीब तलबा थे, एक गरीब छात्र थे, तालिब इल्म थे। रुकैया भाभी कॉलेज में किस ओहदे पर फायज थे? ऑप्शन ए प्रिंसिपल, क्लर्क, लेक्चरर, लाइब्रेरियन। जिम, लेक्चरर के ओहदे पर वो फायज थे। नेक्स्ट है, रुकैया भाभी को कॉलेज से माहवार यानी माहाना कितने तनख्वाह मिलते थे? 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, यानी जिम 400 रुपये उसको तनख्वाह मिलते थे। फिर उसको ट्यूशन जो पढ़ाती थी वहां से उसको 50 रुपये मिलते थे। यहाँ उसका सभी आंसर दिया हुआ मिलेगा आपको ऑप्शन के साथ सही। चलो आज तक के लिए यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने खास दोस्त को शेयर करें, सभी तालिब इल्म को शेयर करें अपने इस वीडियो को, जो 2027 बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज तक के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।